सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राज्य स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में या ये कहें कि प्राइमरी एजुकेशन में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। दोस्तों, राज्य स्तर पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आती है SCERT यानी कि SCERT संस्था। इसके अलावा PNP संस्था। इन दोनों का प्रमुख योगदान है राज्य स्तर पर, तो इन दोनों के विषय में हमें पढ़ना है। और सबसे पहले दोस्तों हम SCERT के विषय में जानेंगे कि SCERT का गठन कब हुआ और SCERT के कौन कौन से कार्य हैं। तो आप देखिए, SCERT का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि NCERT जो काम करती है पूरे देश लेवल पे, वही SCERT करती है प्रदेश लेवल पर। तो SCERT आप देख सकते हैं, S का मतलब यहाँ पर स्टेट हो जाएगा और जहां पर भी N दिखेगा उसका मतलब आपको नेशनल समझना है, और जहां पर S दिखेगा इसका मतलब स्टेट समझना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में NCERT द्वारा जो कार्य राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है वही कार्य राज्य स्तर पर SCERT द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आप लोग को मैंने बताया था कि जो NCERT की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1961 में, और 1961 के ठीक 20 साल बाद 1981 में SCERT की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। तो याद रखिएगा, SCERT का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। दोस्तों, SCERT के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अनुसंधान और शिक्षण विधियां, इसके अलावा शिक्षक ट्रेनिंग की जाती है जिससे शिक्षकों की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। तो जो राज्य स्तर पर कार्य करने वाली संस्था SCERT है, यह अपने स्तर पर जो आप लोग किताबें देखते हैं राज्य स्तर की, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जितनी भी किताबें बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी एजुकेशन में, जो किताबें आप देखते हैं उन सभी किताबों का जो पाठ्यक्रम होता है वो SCERT के माध्यम से ही, यानी कि SCERT के द्वारा ही वह पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है और उसको उसके अंदर का जो मैटर होता है वह SCERT की तरफ से ही बनाया जाता है। दोस्तों, आप देखिए, राज्य के शिक्षकों को नवीन अनुसंधानों तथा शिक्षण विधियों से परिचित कराने के लिए विभिन्न शिक्षकों को भिन्न भिन्न जिलों से बुलाया जाता है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, इन्हें विषय से संबंधित सामग्री का अभ्यास कराया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय पाठचर्या, बाल केंद्रित शिक्षा, राष्ट्रीय एकता, जनसंख्या शिक्षा, कार्य अनुभव आदि। दोस्तों, SCERT की तरफ से विभिन्न प्रकार के विषयों पर लगातार प्रशिक्षण कराया जाता है शिक्षकों का। इसके अलावा शिक्षकों से निबंध प्रतियोगिता, कहानी कथन प्रतियोगिता भी कराई जाती है शिक्षकों की। पूरे प्रदेश से वहां पर शिक्षक बुलाए जाते हैं और वे अपनी निबंध प्रतियोगिता और कहानी कथन प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो SCERT है यह शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है और बालकों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। अब देखिए, SCERT के क्या क्या कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ SCERT। तो प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। दोस्तों, जो टीचर्स होते हैं प्राइमरी स्कूलों के या अपर प्राइमरी यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सभी टीचर्स का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है वो SCERT के माध्यम से डिसाइड होता है। इसके अलावा दोस्तों, सेवा पूर्व और सेवारत दोनों ही प्रकार के प्रशिक्षण SCERT के माध्यम से कराए जाते हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं एवं अन्य उपयोगी साहित्य का विकास किया जाता है। दोस्तों, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण SCERT की तरफ से किया जाता है। ऑलरेडी मैंने भी आपको बताया है, जितनी भी किताबें प्राइमरी में बच्चे पढ़ते हैं, इसके अलावा अपर प्राइमरी में, वो सभी SCERT के माध्यम से ही उसका पाठ्यक्रम डिसाइड होता है। और दोस्तों, इसके अलावा देखिए, शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं SCERT के माध्यम से। इसके आगे हम देखेंगे शिक्षक प्रशिक्षकों तथा शैक्षिक प्रशासकों का क्षमता संवर्धन। दोस्तों, यहाँ पर
एक चीज और आपको जाननी है कि जो शिक्षकों की ट्रेनिंग होती है वो केवल एससीईआरटी पर नहीं होती है, बल्कि एससीईआरटी पर टीचर्स को बुलाया जाता है। जैसे कि एक जिले से कई सारे टीचर जाते हैं वहां पर ट्रेनिंग ले करके वो आते हैं, तो उनके माध्यम से और जितने टीचर हैं उन टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि वो टीचर जाते हैं और वो ट्रेनिंग ले करके एससीईआरटी से आते हैं, तो वो आ करके बीआरसी के माध्यम से, या ये कहें कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पर, वहां पर सभी टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। यानी कि जमीनी स्तर तक सभी टीचर्स तक वह प्रशिक्षण पहुंच पाता है। उसके बाद ही वह उन प्रशिक्षणों का, या फिर ये कहें कि जो वह उस ट्रेनिंग में सीख करके आते हैं वो बच्चों को बता पाते हैं। दोस्तों इसके बाद देखिए, शिक्षक प्रशिक्षकों तथा शिक्षक प्रशासकों का क्षमता संवर्धन करना। दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो शिक्षक हैं उनका क्षमता संवर्धन करना, यानी कि उनकी क्षमता में वृद्धि करना। क्षमता वृद्धि कैसे होगी? जब हम विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम टीचरों के लिए आयोजित करेंगे और टीचर उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपना योगदान देंगे, या फिर ये कहें कि प्रशिक्षण लेकर के बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, तो इस तरीके से उनकी भी शिक्षण विधियों में, उनकी क्षमता में क्या होगा और वृद्धि होगा। तो इस तरीके से जो शैक्षिक प्रशासक हैं इनकी भी क्षमता में वृद्धि होगी, और जो शिक्षक हैं उनकी क्षमता में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। दोस्तों जो एससीईआरटी कार्यालय है इसमें जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है विभागाध्यक्ष का, जिसे हम निदेशक कहते हैं। तो आप देखते हैं कोई भी पत्र आता है एससीईआरटी की तरफ से तो उस पर लिखा होता है एससीईआरटी निदेशक, यानी कि निदेशक ही सबसे बड़ा पद होता है एससीईआरटी में, और इसे हम विभागाध्यक्ष कहते हैं, निदेशक को। तो एससीईआरटी निदेशालय हम बोलते हैं। तो इस तरीके से वहां पर सबसे बड़ा पद निदेशक का होता है, याद रखिएगा। दोस्तों इसके बाद देखिए एससीईआरटी के अधीन कौन कौन सी इकाइयां कार्य करती हैं। दोस्तों एससीईआरटी के अधीनस्थ बहुत सारी इकाइयां हैं या बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। इसमें सबसे पहला है राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद। दोस्तों सबसे पहले आता है राज्य शिक्षा संस्थान जो कि इलाहाबाद में है। दोस्तों राज्य शिक्षा संस्थान और राज्य उच्च शिक्षा संस्थान, अगर यहाँ पर उच्च शिक्षा भी आता है तो भी आंसर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज ही होगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इलाहाबाद की जगह अगर आपको कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में या बहुविकल्पी प्रश्न में प्रयागराज लिखा हुआ मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी किताब में अभी भी इलाहाबाद ही दिया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इलाहाबाद लिखा है, लेकिन आप प्रयागराज याद रखिएगा क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछेगा तो प्रयागराज जरूर ऑप्शन में दिया रहेगा। तो चाहे इलाहाबाद दिया रहे या प्रयागराज दिया रहे, आपको पता है कि इलाहाबाद का नाम बदल करके अब प्रयागराज कर दिया गया है, तो प्रयागराज आप जरूर याद रखिएगा। तो उच्च शिक्षा संस्थान इलाहाबाद यानी कि जो राज्य शिक्षा संस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम है वह कौन निर्धारित करता है? राज्य शिक्षा संस्थान निर्धारित करता है। इसके अलावा उनकी पाठ्य पुस्तक, लेखन, प्रशिक्षण, मॉड्यूल तैयार करना, प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना, ये सभी कौन करता है? राज्य शिक्षा संस्थान ही करता है। राज्य शिक्षा संस्थान या फिर राज्य उच्च शिक्षा संस्थान पूछेगा कहाँ है तो आपको बताना रहेगा इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थित है। एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी संस्थान है, इन सभी के विषय में आपको याद होना बहुत जरूरी है। इन सभी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आएगा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान इलाहाबाद। तो विज्ञान और गणित की पाठ्य पुस्तक तैयार करना, गणित को एकल, सरल, रोचक, बोधगम्य व प्रभावी बनाने की युक्तियों का विकास करना तथा प्रतिवर्ष विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना, यह राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान का कार्य है। और यह भी कहाँ स्थित है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में ही ये भी स्थित है। तो राज्य उच्च शिक्षा संस्थान, राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, ये सब कहाँ स्थित है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। सिर्फ और सिर्फ इनसे इतना ही क्वेश्चन आता है कि राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, इसके अलावा राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। इसी प्रकार से क्वेश्चन खाली एग्जाम में पूछेगा तो आपको ये कहाँ स्थित है इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इस चैप्टर में मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि मुख्यालय कहाँ है और फुल फॉर्म क्या है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनसीटी। इसके अलावा सभी जितने भी यहाँ पर आप संस्थान पढ़ रहे हैं सभी के आप फुल फॉर्म को, इसके अलावा सभी की स्थापना कब हुई, इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए
आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद। आंग्ल भाषा यानी कि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा की बात हो रही है। तो अंग्रेजी की किताबें कक्षा 3 से चलती हैं, आप लोगों को पता है। तो कक्षा 3 से 8 तक की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास, संशोधन, परिमार्जन, अंग्रेजी विषय के शिक्षण हेतु उपयोगी टीएलएम का विकास, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आदि की व्यवस्था होती है। कहाँ पर? आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में। तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद। मनोविज्ञान शाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। और मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस समिति से हुई थी? तो आचार्य नरेंद्र देव समिति से हुई थी। कब हुई थी? यह भी एग्जाम में पूछता है, तो इसके बारे में अभी आगे आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, बालक बालिकाओं की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन और परामर्श देना, यह मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश यानी कि इलाहाबाद का कार्य है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन कराना तथा डीजीपी डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी प्रशिक्षण का संचालन करना, यानी कि डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड साइकोलॉजी का भी प्रशिक्षण देता है मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद। अब इसके बाद दोस्तों आगे देखिए, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद एवं आगरा में स्थित है। तो सीटी नर्सरी ट्रेनिंग के साथ साथ अन्य सेवारत प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। इसके बाद देखिए, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, यह रामपुर एवं इलाहाबाद में स्थित है। और इसमें क्या होता है? 2 वर्षीय डीपीएड प्रशिक्षण के साथ साथ उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को खेल एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इसमें क्या क्या होता है? इसमें शिक्षकों को खेल और शारीरिक शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। दोस्तों खेल और शारीरिक शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण मिलता है कहाँ पर? राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो कि रामपुर और इलाहाबाद में स्थित है। जो भी टीचर्स शारीरिक शिक्षा से संबंधित ट्रेनिंग देते हैं, खेल से संबंधित ट्रेनिंग देते हैं, वो जा करके रामपुर इलाहाबाद में पहले ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, जो शिक्षक स्कूलों में आकर के ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद देखिए, राज्य हिंदी संस्थान बनारस वाराणसी में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ स्थित है? राज्य हिंदी संस्थान, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो हिंदी एवं संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तकों का विकास, हिंदी एवं संस्कृत भाषा से संबंधित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं का आयोजन एवं शोध किया जाता है यहाँ पर राज्य हिंदी संस्थान बनारस में। तो याद रखिएगा, राज्य हिंदी संस्थान बनारस। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, तो बनारस में या वाराणसी में स्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, सीटीई लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस। दोस्तों जो सीटीई है यह लखनऊ, इलाहाबाद और वाराणसी में यानी कि बनारस में स्थित है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों तथा उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को विषय आधारित तथा दक्षता आधारित विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं का आयोजन तथा शोध कार्य किया जाता है यहाँ पर। कहाँ? लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारे संस्थानों के विषय में पढ़ा। अब हम मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद के विषय में, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद के विषय में विस्तार से अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद के विषय में अभी आप लोगों ने देखा है। अब देखिए, यह आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर बालकों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 1947 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1947 में की गई थी। सन याद रखिएगा और आचार्य नरेंद्र देव समिति याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है यह। दोस्तों मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। और किसकी संस्तुति पर हुई थी? आचार्य नरेंद्र देव समिति के संस्तुति पर हुई थी। अब देखिए, इसके बाद मनोविज्ञान शाला प्रशिक्षण और अनुसंधान संबंधी कार्य मंडल स्तर पर भी करता है। इसके केंद्र 10 मंडल स्तर पर भी खोले गए हैं। दोस्तों इसके कितने केंद्र हैं? इसके केंद्र 10 मंडलों में खोले गए हैं। लखनऊ, आगरा, कानपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, बनारस, मुरादाबाद, गोरखपुर और फैजाबाद। तो इन 10 मंडलों का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यह बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछता है
और पूछता है कि इनमें से कहाँ पर मनोविज्ञान केंद्र नहीं स्थित है, यानी कि या फिर इस तरीके से पूछता है कि इनमें से किस मंडल में मनोविज्ञान शाला स्थित है, या फिर इस तरीके से पूछता है कि इनमें से कौन सा मंडल है जहां पर मनोविज्ञान शाला नहीं स्थित है। तो आपको अगर ये 10 मंडलों का नाम नहीं याद रहेगा तो आप आंसर सही कर नहीं पाएंगे, इसीलिए आप लोग इन 10 मंडलों का नाम याद रखिएगा। और लखनऊ, आगरा, कानपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, बनारस, मुरादाबाद, गोरखपुर, फैजाबाद, इस तरीके से आपको कई बार इन नामों को आपको याद करना होगा, कई बार पढ़ करके, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको याद होना बहुत जरूरी है। और कितने मंडल हैं? 10, जिनमें यह मनोविज्ञान शाला स्थित है। तो 10 मंडलों पर मनोविज्ञान शाला स्थित है। अब इसके बाद देखिए मनोविज्ञान शाला क्या क्या कार्य करती है। मनोविज्ञान शाला निकट क्षेत्रों में निर्देशन सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों आप देखिए मनोविज्ञान शाला निकट क्षेत्रों में निर्देशन सेवाएं प्रदान करता है, जैसे शैक्षिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक निर्देशन आदि। इस प्रकार की निर्देशन सेवाएं मनोविज्ञान शाला प्रोवाइड कराता है। इसके बाद देखिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के कई विभागों के कर्मचारियों के चयन में आवश्यकता के अनुसार मनोवैज्ञानिक सलाह देकर भी सहयोग करता है या सहायता करता है। इसके बाद तीसरा है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए आवश्यक उपकरण, प्रश्नावली आदि का निर्माण करती है, जैसे कि भाटिया बैटरी, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण आदि। यह विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों का निर्माण करता है। साथ ही राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। दोस्तों यह विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का भी निर्माण करता है। कौन? मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद। तो इस तरीके से आपने मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद हम परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और पीएनपी के बारे में आप लोगों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं पीएनपी के बारे में, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बारे में आप लोगों को पता है। आप लोगों की परीक्षाएं पीएनपी के माध्यम से ही कंडक्ट कराई जाती हैं। 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है, यानी कि आप लोग का जो कोर्स है डीएलएड का 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार के प्रशिक्षण कोर्सों के एग्जाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी की तरफ से लिए जाते हैं। पीएनपी के माध्यम से ही आप लोगों को पता है कि टेट, सुपर टेट की परीक्षा, यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा आयोजित की जाती है। देखिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी एससीईआरटी के प्रशासकीय नेतृत्व में सुधार करने कार्य करने वाला स्वायत्त प्राधिकरण है। गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु शासन ने अनेक संस्थानों एवं प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की एवं उनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा का कार्य इस विभाग को दिया है। तो दोस्तों आपको पता है कि बीएड संस्थान, बीटीसी संस्थान या डीएलएड संस्थान चलाए जा रहे हैं। इन सभी के जो एग्जाम है इनकी जिम्मेदारी किसको दी गई? परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दी गई। खासकर डीएलएड यानी कि बीटीसी के एग्जाम लेने की जिम्मेदारी पीएनपी को दी गई। इसके बाद देखिए और इसका संचालन आज भी हो रहा है। सन 2006 से इस विभाग को परीक्षा नियामक प्राधिकारी के नाम से जाना जाता है। यह इलाहाबाद में स्थित है। तो पीएनपी कार्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। और पीएनपी के कार्य क्या क्या हैं ये भी आप लोगों को पढ़ना है। तो बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाही करना, शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना, दूरस्थ माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों की परीक्षा का आयोजन करना। तो दूरस्थ माध्यम से जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं शिक्षा मित्र उनके लिए भी परीक्षा का आयोजन पीएनपी के माध्यम से ही कराया जाता है। मृतक आश्रित बीटीसी प्रशिक्षणोपरांत परीक्षा का आयोजन करना, यानी कि ऐसे लोग जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, वह शिक्षक थे, तो उनको बीटीसी की ट्रेनिंग दिलाने की जिम्मेदारी और उस ट्रेनिंग में जो परीक्षा होती है वो परीक्षा पीएनपी के माध्यम से ही कंडक्ट कराई जाती है और फिर उनको शिक्षक के पद पर नौकरी मिलती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मृतक आश्रित बीटीसी प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षा का आयोजन पीएनपी के माध्यम से कराया जाता है। एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा भी आयोजित की जाती है, किसके माध्यम से? पीएनपी के माध्यम से। तो एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन भी पीएनपी करती है। तो इस तरीके से परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यों में आपने देखा कि बीटीसी का जो प्रशिक्षण है उसका जो परीक्षा है वह कौन लेता है? पीएनपी लेता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट का आयोजन पीएनपी करता है। और दूरस्थ माध्यम से यानी कि डिस्टेंस लर्निंग से जो शिक्षा मित्रों का एग्जाम है, जो भी दूरस्थ माध्यम से बीटीसी की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ये कहें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनकी भी परीक्षा का आयोजन
पीएनपी के माध्यम से कराया जाता है। तो इस तरीके से पीएनपी के कार्यों में आप लोगों ने देख लिया कि कौन-कौन से कार्य पीएनपी के माध्यम से किए जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और बची है आप लोगों के पूरे पेपर की, यानी कि एक वीडियो और आएगी इसके बाद। ये जो आपका पूरा सेकंड पेपर है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, समाप्त हो जाएगा। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको इसकी सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आप सभी क्लासेस को पढ़ लीजिए। इसके बाद जो वीडियो आएगी, यानी कि जो कल वीडियो आएगी, वो लास्ट वीडियो होगी और आप लोगों का ये सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पेपर भी कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट पेपर भी कंप्लीट हो रहा है आप लोग का। इस तरीके से आप लोग का ये दोनों पेपर जो भी प्रशिक्षु शुरू से पढ़ रहे हैं उनका समझिए पूरा आपका ये 2 पेपर तैयार हो गया है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 50-50 नंबर के ये पेपर होते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर दोनों की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको इन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की पूरी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जाकर के आप हर विषय का वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो में किसी प्रकार की कोई ऐड नहीं आएगी, कोई प्रचार नहीं आएगा। आप हर एक चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद, पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा। टेस्ट आप दीजिए और आप देखिए कि आपने कितने अच्छे से उस पूरे चैप्टर को पढ़ा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो जिस तरीके से आप लोग का पूरा कोर्स डिजाइन किया है, पूरा कोर्स बनाया है कि आप लोग अपनी बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर पाएं। और अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इन वीडियोस को अधिक से अधिक अपने प्रशिक्षु दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके इन सभी वीडियोस को देख पाएं और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और अच्छे प्यारे कमेंट जरूर करके जाइएगा। और लास्ट वीडियो आप लोग इसके बाद जो वीडियो आएगी उसको जरूर पढ़िएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर समाप्त होने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो और बची है। तो अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को पता चले कि ये पेपर बिल्कुल खत्म होने जा रहा है और फिर आप लोगों को अगली क्लासेस अगले सब्जेक्ट की प्रोवाइड कराएंगे हम, और धीरे-धीरे आपके सभी सब्जेक्ट हम इसी तरीके से कंप्लीट करा देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।